हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास का 10th चैप्टर है साइंस का और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार मैं इसके टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कुछ जो टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एक बार मैं उनको बोर्ड पे नोट डाउन करूँगा और उसके बाद फिर एक एक करके उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक बार मैं बोर्ड पर इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये गिवन टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे लाइट की। तो लाइट क्या है? लाइट के बारे में अगर हम कहें तो लाइट भी कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें विजन का सेंसेशन देता है। अगर हम इसको प्रॉपर एक लाइन में बताना चाहें तो बोलेंगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है जो सिंपली हमें क्या देता है? सेंसेशन ऑफ विजन देता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट का वो फॉर्म जो हमें क्या करता है, सिंपली देखने के लायक बनाता है, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लाइट कहते हैं। अब उसके बाद कंडीशन क्या, इसके बाद आती है बात रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 टर्म्स डिस्कस करूँगा। लाइट चैप्टर जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लाइट चैप्टर जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7th और 8th में, और इस टर्म का थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया है। इसके अलावा 1-2 और प्रॉपर्टीज़ का हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है। बट लाइट के साथ 1-2 चीज़ें हैं जो मेंशन करनी जरूरी है कि लाइट को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 मेन स्टैंडर्ड्स है, 2 मेन थ्योरीज है लाइट को स्टडी करने के लिए। एक है इसकी पार्टिकल थ्योरी और दूसरी है वेव थ्योरी। एक हम इसको पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से। बट हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के हिसाब से सिर्फ हमने पार्टिकल थ्योरी पढ़नी है, और पार्टिकल थ्योरी में हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, ये 3-4 चीज़ें जो है पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से कवर होती है। बाकी जो वेव थ्योरी है ये पूरा का पूरा जो है ये इंक्लूड है क्लास 12th के फिजिक्स में। ये पूरा का पूरा क्लास 12th के फिजिक्स में इंक्लूड होता है। ये जो थ्योरी है, बस अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लाइट का जो सारा का सारा फिनोमेना है वो पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको पार्टिकल एज और उसके साथ साथ एक वेव की तरह भी कंसिडर किया गया है। और वेव थ्योरी की अगर हम बेसिस पे बताएं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन हम बता सकते हैं कि 3-4 फिनोमेना है जो वेव थ्योरी पे हम पढ़ते हैं। उसमें एक फिनोमेना है हमारा इंटरफेरेंस, दूसरा फिनोमेना है डायफ्रैक्शन
तीसरा फिनोमेना है पोलराइजेशन। ये तीन जो फिनोमेना है वो हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बेसिस पे पढ़ते हैं। बट ये चीज़ चूंकि हमारे क्लास 12th के सिलेबस में है तो इसलिए इसको अभी कोई खास ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमेना की। हालांकि देखा जाए तो ये चीज़ हम पहले भी क्लास 7th और 8th में कुछ कुछ हिस्सों में पढ़ चुके हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो है क्या। तो रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि जब भी लाइट की एक रे जब किसी शाइनी सरफेस पे टकराती है या बेसिकली किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है कि वो रे जिस डायरेक्शन से आई होती है, जिस मीडियम से आई होती है, वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। और इस कंडीशन में इस रे जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई है ये ओ डैश जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है और ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस जगह पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। तो अब ये वाला जो हमारा है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये जो है ये वाला है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस R और ये जो है Y और कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ये Y डैश ये जो है हमारा ये नॉर्मल है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बोले तो हम कहना क्या चाहते हैं, सिंपली रिफ्लेक्शन को कह सकते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लिखेंगे बाउंस बैक ऑफ लाइट, लिखेंगे बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग a shiny surface रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिंपली डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस इन द सेम मीडियम, और इस चीज को हम कहते हैं सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ तक होने की डिफिनेशन होने के बाद रिफ्लेक्शन के लाइट के रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं जो सर्टेन यहाँ पे मेंशन करने जरूरी हैं और वो रूल्स क्या क्या हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। पहला जो रूल है वो क्या कहता है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। पहला रूल कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या बताता है हमें। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है, ये कहता है द इंसिडेंट रे reflected ray, the incident ray, reflected ray and the normal to the point of incidence the incident ray, reflected ray and the normal to the point of incidence all lies in the same plane। ये कहता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी बच्चों से ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए तो बच्चे एक सर्टेन पॉइंट इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में मिस कर देते हैं और वो पॉइंट क्या है
यहाँ पे हमारे पास है कि पूरा स्टेटमेंट जो है वो बताता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लेकिन बच्चे इसमें ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस चीज को गायब कर देते हैं। बच्चे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तक कहते हैं, बट द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाला वर्ड गायब कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कंप्लीटली वर्थलेस, मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो लॉ है इसमें ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और हमें इसे कंपल्सरीली मेंशन करना है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वर्ड को बाय द वे मिस कर जाते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बाय द वे मिस कर जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ये लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equals to the angle of reflection। ये कहता है the angle of incidence is equal to angle of reflection, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो कहना चाहते हैं एंगल I is equal to एंगल R। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R में एक बहुत ही टिपिकल जो है कंसीडरेशन है, और उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि ये एंगल I इक्वल टू एंगल R वाला जो ये लॉ है, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन या रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही अकर होता है। ये I इज इक्वल टू R वाला जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होता है। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो तो ये I इज इक्वल टू R को वेरीफाई कर पाना या जस्टिफाई कर पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन, बट इट विल नॉट हेल्ड ट्रू इन द केस ऑफ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। अब हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन पार्ट रिफ्रैक्शन की। इसमें जो अपना पहला दो टॉपिक है लाइट का और रिफ्लेक्शन का, उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है वो हो गया है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन की, कि ये जो वर्ड है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में एक चीज देखी कि अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या एक शाइनी सरफेस है तो क्या कंडीशन है, इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद क्या बताया कि रे जो है हमारी कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से आई, नॉर्मल के पास इस जगह पे टकराई, तो टकराने के बाद ये इस तरीके से कुछ हमारी वापस चली गई। अब कंडीशन क्या है, ये वाला हमारा आई है, ये वाला आर है, ये इंसिडेंट रे है, और ये वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लाइट जो है सेम मीडियम में वापस चली गई है रिफ्लेक्शन के केस में, लेकिन जब यही केस रिफ्रैक्शन का होगा, ये केस है रिफ्लेक्शन का, जब लाइट सेम मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन जब केस रिफ्रैक्शन का होगा तो लाइट सेम मीडियम में वापस नहीं जाएगी, और वापस जाने के बजाय उसका एक डिफरेंट केस वो बनेगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है और उसके पाथ में डेविएशन आता है, तो उस केस में हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। हमारे पास ये एक इंटरफेस है और यहाँ पे कुछ एक मीडियम है एयर और यहाँ पे एक मीडियम है वाटर। तो ध्यान से देखा जाए तो एयर इज कंपैरेटिवली लेस डेंसर और रेयरर मीडियम एंड वाटर इज कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम एज कंपेयर्ड टू एयर। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर एक लाइट रे
इस तरीके से आके इंसिडेंट करती है इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद होता क्या है, इसका भी कुछ फंडामेंटल रूल है कि जो रे है उसका एक्सपेक्टेड पाथ कुछ ऐसा था कि अगर मीडियम सेम रहता तो वो लगभग इस तरीके से जाती, क्योंकि लाइट एक लीनियर पाथ में जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है, लाइट जब भी एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, और जो ये वाला है ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जब भी लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो जाने के वक्त जो उसका एक्सपेक्टेड पाथ होना चाहिए था उससे वो डेविएट होती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो जिस पाथ पर उसको जाना चाहिए था उसके कंपैरिजन में वो डेविएट होती है, और तो इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर में जाती है या ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर में आती है, तो क्या होता है, उसके पाथ में डेविएशन आता है और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में गया है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, और अगर केस वाइस वर्सा है, अगर केस ऐसा हो जाए हमारे पास, अगर केस हमारे पास वाइस वर्सा हो जाए, मतलब यहाँ पे वाटर है और वाटर के तुलना में क्या है कि यहाँ पे हमारा एयर है, और तब क्या है कि ये हमारा नॉर्मल है, और अब अगर लाइट इस तरीके से आके इंसिडेंट होती है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये वाला आई था और ये जो हमारा बन गया था ये वाला आर था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अगर इस तरीके से स्ट्राइक होती है तो कंडीशन क्या होगा, ये वाला जो है ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था एज कम्पेयर टू एयर, तो लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लगभग इस तरीके से उसको जाना चाहिए था। लेकिन अब होगा क्या बेसिकली कि लाइट इस तरीके से जाने के बजाय इस नॉर्मल से थोड़ा अवे चली जाती है, और ये यहाँ पे आई बनता है, तो ये पूरा का पूरा आर बनता है, जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना whenever light enters from optically rarer to optically denser or optically denser to optically rarer medium, then it tends to deflect from its actual path or deviate from its actual path, and the phenomena is simply called as the refraction of light. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर की तरफ आती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर की तरफ जाती है तो ये सिंपली अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। और इसमें ये जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा रिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, अब इसके बाद जानेंगे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर बात करें तो जब भी बच्चों से नॉर्मली पूछा जाता है कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है तो उनके दिमाग में पहला जो ख्याल आता है वो है मिरर का। लेकिन सच्चाई जरूरी नहीं कि लाइट हमेशा मिरर से टकरा के ही रिफ्लेक्ट हो। रिफ्लेक्ट होने के लिए हमारे पास एक मेटल का शाइनी पीस भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि मिरर ही पढ़ना है इसलिए बच्चे मिरर पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। बट हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि लाइट सिर्फ और सिर्फ मिरर से ही रिफ्लेक्ट होती है। हाउएवर लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पीस ऑफ शाइनी पीस ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल में नॉर्मल जितने भी मेटल्स होते हैं जो कॉमन लाइफ में यूज होते हैं उसमें सभी में मेटालिक क्लस्टर की बात करते हैं, और वो मेटालिक क्लस्टर की वजह से क्या होता है लाइट उससे भी रिफ्लेक्ट होती है। और इसका एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी हम कोई नया स्टील का बर्तन या कोई चांदी का बर्तन नया लेकर आते हैं तो उस वक्त बिल्कुल जब उसको ओपन अप करते हैं, रैप डाउन करते हैं, तो उसके बाद कंडीशन क्या होता है हमारे पास, जब उसको निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। या फिर कई बार उसको बच्चे मिरर की तरह यूज़ करते हैं उस प्लेट को या उस
बर्तन को, स्टील के बर्तन को, उसमें अपना शक्ल देखते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो वो भी हमारा रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मेनली कोई भी साइनी सरफेस हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कोई भी साइनी सरफेस हो सकता है, साइनी एंड स्मूथ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, एक कॉमन एग्जाम्पल है जो है पीस ऑफ मेटल, मेटल पीस, और सिंपली कोई भी मेटलिक यूटेंसिल का भी उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मिरर की, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक स्पेशल टाइप है। तो मिरर में देखेंगे कि मिरर किसको कहते हैं। मिरर में हमारे पास क्या है बताने के लिए कि मिरर बेसिकली क्या है, एक ऑप्टिकली फाइन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट को जब हम आइदर साइड से पेंट कर देते हैं AgNO3 के सॉल्यूशन से, तो उसको उसमें क्या होता है, उसमें लाइट के रिफ्लेक्शन की टेंडेंसी जनरेट हो जाती है, उस केस में उसको हम मिरर बोलते हैं। मिरर के बारे में अगर हम कहें तो मिरर है क्या, सिंपली एक ऑप्टिकली फाइन ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक मॉडरेट सी थिकनेस वाली शीट, जिसका आइदर साइड जो है हमने AgNO3 से पेंट कर दिया है, और उसको उस केस में हम बोलते हैं मिरर। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो हम लिख सकते हैं ऑप्टिकली फाइन ट्रांसपेरेंट glass plate having moderate thickness, when painted by the aqueous solution of AgNO3 silver nitrate, moderate thickness when painted by the aqueous solution of AgNO3 on either side, then it reflects light and called as mirror। ये कंडीशन है कि मिरर में हमने क्या किया, सिंपली एक ग्लास प्लेट कुछ इस तरीके का लिया जो पहले ट्रांसपेरेंट था, अब उसके बाद इसको किसी एक साइड से हमने इस तरीके से करके पेंट कर दिया, तो इस चीज को हम मिरर कहेंगे। ध्यान ये रखना है कि लाइट, इसमें लाइट के रिफ्लेक्शन वाला लॉ लगेगा। अगर लाइट इस तरीके से आके स्ट्राइक करती है इसके सरफेस पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये टकरा कर क्या होगा, इसी सेम मीडियम में वापस लौट जाएगा। और इस केस में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है। ये एक कंडीशन हमारे पास बनता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन मिरर का। लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। तो टाइप्स ऑफ मिरर जो है, इसी मिरर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इसी मिरर के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें हमारा ये टाइप्स ऑफ मिरर वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर वाला ये पोर्शन। अब ये टाइप्स ऑफ मिरर एक पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो इस टाइप्स ऑफ मिरर को की हेडर को ऊपर लिखकर हम देखेंगे कि क्या है ये। मिरर के स्टैंडर्डली या जनरली दो कैटेगरीज
हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की फर्दर कोई सब कैटेगरी नहीं है, लेकिन स्फेरिकल मिरर की फर्दर सब कैटेगरी है। एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। कई बार कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड क्यों आया, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो होता है सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक प्रॉपर पॉइंट पे कन्वर्ज होने की टेंडेंसी रखती है और इस वजह से जो इमेज बनता है वो बहुत ही शार्प और क्लियर इमेज बनता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जहाँ की अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में जो रेज होती है वो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज कर जाती है, फैल जाती है और उसको हम बाद में बैक ट्रेस करके कहीं जाकर मिरर के पीछे जाकर मिलाते हैं और ऐसा इमेजिन करते हैं कि वहाँ एक्सपेक्टेड इमेज बनेगा। तो जो वो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज बनता है और इतना क्लियर नहीं बनता या इतना शार्प इमेज कास्ट नहीं होता, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो अब पहले जो प्लेन मिरर वाला टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, स्फेरिकल वाला टॉपिक फिर इसके बाद करेंगे डिस्कस कोटा। अब बात आती है पहले प्लेन मिरर की। देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में क्या कंडीशन है हमारा। प्लेन मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन क्या है हमारे पास एक ऐसा प्लेन सरफेस होगा और उसको एक साइड से हमने पेंट, ये जो शेडेड पार्ट हमने दिखाया है, ये अलाइंड पार्ट दिखाया है, इसको हम पेंटेड रीजन मान सकते हैं, जो कि AgNO3 के सॉल्यूशन से, एक्वस AgNO3 के सॉल्यूशन से इसको पेंट किया गया है। अब क्या होता है प्लेन मिरर में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है कि प्लेन मिरर में जब भी हम देखते हैं, नॉर्मली जो प्लेन मिरर होता है वो यूज किया जाता है खास करके सेविंग वगैरह में या सेविंग वगैरह के लिए घरों में या और किसी पर्पज से इसको यूज किया जाता है, जैसे बार्बर शॉप वगैरह पे इसको यूज किया जाता है प्लेन मिरर को। तो इसमें कंडीशन क्या है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ पढ़ा, पहली बात तो ये लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ को ऑब्जे करता है। मतलब क्या है, लाइट की रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया और वो नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद जो किधर तक जा रखा है, लाइट इस तरीके से वापस इस तरीके मीडियम में, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी और ये हमारा आई है, ये हमारा आर है और ये हमारा नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब कंडीशन क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है इंसिडेंट रे की, सॉरी प्लेन मिरर की, तो प्लेन, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। जनरली इसकी 2-3 प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी होती है जो कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो इमेज का साइज होता है और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है और वो दोनों सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जो प्लेन मिरर में जो जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी बनता हुआ अपीयर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पहली बात तो बताया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है साइज ऑफ इमेज के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो और जो इमेज डिस्टेंस है वो दोनों सेम होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज कास्ट बना करता है। इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और इसमें क्या है हमारे डिस्कस करने लायक प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो तीन प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, और इसमें वर्चुअल इमेज बनता है विथ लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन जो वर्ड है इसका क्या सेंस है, ये इसका क्या कंटेक्स्ट है, इसमें मतलब क्या है कि जब हम इसमें देखेंगे तो जो हमारा अगर हम इसमें इस मिरर में देखते हुए देखेंगे और अपना राइट हैंड इसमें एक्चुअल में हम अपना राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे तो जो इमेज होगा उसका लेफ्ट हैंड लिफ्ट होगा, और अगर हम अपना लेफ्ट हैंड लिफ्ट करेंगे तो जो इमेज है उसका राइट हैंड लिफ्ट होगा। यानी हमारा राइट उसका लेफ्ट और उसका राइट हमारा लेफ्ट, इस तरीके से क्या होता है लैटरली वो इन्वर्ट हो जाता है और इस टर्म को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है और वो पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या कहता है आप फिगर करके देखेंगे। स्फेरिकल मिरर की अगर हम डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या कहती है स्फेरिकल मिरर की, तो बेसिकली एक ऑप्टिकली फाइन ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर का एक फाइन सेक्शन जिसको कि आइदर साइड से AgNO3 से पेंट कर दिया गया है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। हमने क्या किया, एक हॉलो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर लिया और इसको लेकर इसको आइदर तरीके से इसका एक छोटा सा सेक्शन निकाल लिया। ये लेकर हमने क्या किया, इसका यहाँ से इतना सा सेक्शन निकाल लिया। ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हमने कट करके अलग कर दिया और ये जो इसका माइनर हिस्सा है उसको हमने कट करके यहाँ पे ऐसे करके निकाल लिया। और उसके बाद क्या है, इसको जब हम आइदर साइड से पेंट कर देंगे, अगर हमने इसको इस तरीके से पेंट कर दिया टुवर्ड्स द सेंटर, अगर हमने इसको पेंट किया तो ये जो बन गया, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने इसको आउटवर्ड द सेंटर पेंट कर दिया तो ये बन गया हमारा कनकेव मिरर। ये हमारा बन जाता है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन दें कि स्फेरिकल मिरर बोलते किसको हैं तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें लिखेंगे a section of optically fine a section of optically fine hollow transparent optically a section of optically fine hollow transparent glass sphere that is painted from either side by solution of or basically
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 से हम उसको पेंट करते हैं और इस तरीके से जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है स्फेरिकल मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हॉलो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर का एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हमने बाद में मिरर में कन्वर्ट कर दिया है AgNO3 से पेंट करके, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अभी क्या है कि अब अगर इसमें हमने दो बात जो पहले डिस्कस की, हमने कहा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो जो सेक्शन था अगर हम उसको सेंटर की तरफ से पेंट करेंगे, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर पेंट करेंगे, तो जो बनेगा वो हमारा कन्वेक्स मिरर बनेगा। और अगर उसको आउटवर्ड द सेंटर पेंट करेंगे तो हमारा कनकेव मिरर बनेगा। तो जो कनकेव मिरर है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर होता है और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड द सेंटर होता है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि अप टू द लेवल ऑफ स्फेरिकल मिरर ये कवर करता है। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर है कनकेव और कन्वेक्स वो एक एक करके हम देखेंगे। पहले बात करेंगे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब क्या है, हमने पहले जैसा बताया कि कनकेव मिरर को जो है वो पेंट किया जाता है आउटवर्ड द सेंटर। तो हमने ये छोटा सा आर्क लाइक बना दिया और इसको पेंट कर दिया सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये जो हमारा बना ये एक कनकेव मिरर है और इसमें ये जो हिस्सा है ये पेंटेड पार्ट है इसका, और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि मिरर की तरह एक्ट करता है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, कनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कनकेव मिरर की हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो प्रॉपर्टीज क्या आती है, पहली बात तो कि मोस्ट ऑफ केसेस इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक्सेप्ट वन। मोस्ट ऑफ द केस में ये इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है एक्सेप्ट वन। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस आर शार्पर। दूसरी बात यह है कि इसमें इट कैन प्रोड्यूस larger or smaller image. It can produce larger or smaller or simply smaller or larger image. It can produce smaller or larger image than as compared to object. चौथी बात क्या है कि जो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है उसका बराबर होना कोई मैंडेट कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस may be or may not be equal। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है कॉनकेव मिरर की।
अब इसको कहा मैंने कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जितनी भी रेज से टकराती है और टकरा के रिफ्लेक्ट होती है वो एक जगह पे कन्वर्ज होने की, एक जगह पे जमा होने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये एक कारण है जिसके कारण इसके इमेज जो होते हैं शार्पर और ब्राइटर बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसमें क्या है, जो सेक्शन हमने लिया था बस उसको इस तरीके से बना देंगे और इसको इनवर्ट द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर हम पेंट कर देंगे। तो ये इसका पेंटेड हिस्सा है और जो ये वाला है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये वाला जो है ये इसका पेंटेड पार्ट है, पेंटेड पार्ट है। तो अब कंडीशन क्या है, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, क्या कि ये जो है कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। इसकी प्रॉपर्टीज पे हम देखेंगे क्या है, नेवर फॉर्म्स रियल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका इमेज जो होता है वो इतना शार्पर नहीं होता, डजंट फॉर्म अ शार्पर इमेज। और इसके बाद क्या कंडीशन है, इसकी जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, यूजेस तो अल्लाह की कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों की हैं, बट इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो सेम ना होने वाली जो कंडीशन है वो इसमें भी अप्लाई होती है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को करने के बाद हमारा ये जो इंट्रोडक्शन टू कन्वेक्स मिरर है वो हमारा जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब बचेगा हमारे पास some terms related to some definition और some terms related to convex and concave mirror, उसको हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको यहाँ से आगे कैरी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ फिनिश कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और देखकर अपनी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा रहा। आप लोगों का धन्यवाद। राम राम सभी को।